यस सर। ठीक है, कोलिजन थ्योरी जो है बेसिकली इसमें क्या है, सो व्हेनेवर ए केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग, तो व्हाट हैपेंस, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर and they collide with each other and they form products, right? This is the snapshot of it. The molecules, the reactant molecules are coming closer, they collide, they form products, right? Now the collision rate is very fast, seconds में होता है collision कितना होता है, seconds में collision होता है. So पहले जब स्टार्ट किया गया, पहले जब सोचा गया अबाउट द कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड किस पे कर रही है, तब ये फैक्टर सामने आया कि whenever there is a chemical reaction happening, the molecules are colliding and they are getting formed into products. So based on this, they concluded that the rate of collision should be equal to rate of reaction. That's what they concluded, but then they realized कि rate of reaction तो ज़्यादा time लेती है, minutes में जाता है, और rate of collision seconds में जाता है. तब उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं यार, collision जो है is not the only factor to consider in rate of reaction. It should be one of the factors. It shouldn't be the only factor. It shouldn't be the only factor. It should be the one of the factors. ये ऐसा डिसाइड किया गया. देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, for any chemical reaction to happen, the reactants are supposed to collide with each other and form products, but rate of reaction is not equal to rate of collision. That means collision is not the only factor to determine rate of reaction. There are other factors too, we will discuss now. बताओ ये वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिवेशन एनर्जी. इट इज मिनिमम. तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? देखो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करने के बाद वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. तो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करने के बाद प्रोडक्ट्स में जो कन्वर्ट हो रहे हैं उनका काइनेटिक एनर्जी एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा है. तो हमें प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कराने के लिए एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, एक मिनिमम अमाउंट चाहिए, सो दैट the reactant molecules can be converted into products. Let's say तुम्हें चाहिए कि प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें 50 काइनेटिक एनर्जी चाहिए, 50 जूल, बट मॉलिक्यूल्स के पास 49 है. तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होगा. ये क्या हो जाएगा, इससे मतलब ये इस काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा, मान लो 60 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. ये क्या है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी. देखो लिखा हुआ है, इट इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड टू रिएक्टेंट्स बाय व्हिच दे कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स. बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी. यस सर। किसी को भी डाउट हो तो देखो पूछ लो. ठीक है, नेक्स्ट है ओरिएंटेशन फैक्टर. ओरिएंटेशन फैक्टर कैसे डिपेंड करता है? जैसे मान लो तुम्हारे पास, मैं यहाँ पे बना के बताता हूँ, तुम्हें क्या बनाना है, AB2 बनाना है, AB. तो ये क्या आराम से इससे रिएक्ट कर गया यहाँ पे, ये क्या हो गया, प्रॉपरली ओरिएंटेड हो गया. बट अभी मैंने क्या किया है, अभी ये ऐसे रखा हुआ है, तो इस बी को यहाँ ऐसे आना पड़ेगा. बन तो जाएगा ही.
नॉट प्रॉपरली कोरिलेटेड। मुझे बात बताओ, रेट किस में फास्ट होगा, पहले वाले में या दूसरे वाले में? बोलो, ही जोशी बताओ, किस में रेट फास्ट होगा, फर्स्ट में या सेकंड में? सर फर्स्ट में। क्यों फास्ट होगा? सर इजियर हो जाएगा ना। इजियर हो जाएगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे रेट फास्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्लो रेट होगा। ऑब्वियस है, काइंड ऑफ, है ना? तो ओरिएंटेशन फैक्टर आल्सो प्लेज अ पार्ट इन डिसाइडिंग रेट ऑफ रिएक्शन। पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। ना हमारे पास 3 फैक्टर आ गए। रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करने के लिए वी हैव 3 फैक्टर्स। वन इज कोलिजन, सेकंड इज एक्टिवेशन एनर्जी, थर्ड इज ओरिएंटेशन फैक्टर। बोले 3 फैक्टर समझ में आए कि नहीं आए? Yes, sir. अब देखो, मैं लिख रहा हूं कि एक रिएक्शन है मेरा, यहाँ पे मेरा रिएक्शन क्या है, A प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू C। तो रेट ऑफ कोलिजन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, इनके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं दोनों के, उस पर डिपेंड करता है रेट ऑफ कोलिजन। और ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो Z आ जाता है। देखो यहाँ पे Z आ गया। Z क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। भाई फ्रीक्वेंसी कितनी है कोलिजन की, तो रेट ऑफ कोलिजन क्या हो गया, ZAB हो गया। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? हम एलिमेंट्री रिएक्शन की बात कर रहे हैं। यस सर। अब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है देखो 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। P मेरा ओरिएंटेशन फैक्टर है, F मेरा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू EA है। F क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू EA। ये मेरा कोलिजन फैक्टर है, ये मेरा ये वाला फैक्टर है, ये मेरा ओरिएंटेशन फैक्टर है। तो तीनों फैक्टर समझ में आए कि नहीं आए रेट ऑफ रिएक्शन में? बोलो। Yes, sir. ठीक है, तुम्हारा F जो रहता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू E है। तो इसका फॉर्मूला होता है e रेज़ टू पावर माइनस, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड E अपॉन आर। ठीक है, तो मेरा रेट क्या हो गया, P e रेज़ टू पावर माइनस E A अपॉन आर टी Z A B। मैं अगर रेट को लिखता हूँ तो कैसे लिखूंगा, K A B। इसका मतलब K क्या हो गया, रेट कांस्टेंट P e रेज़ टू पावर माइनस E A अपॉन आर टी इंटू Z। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट है क्या इसमें? तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, अरेनियस इक्वेशन क्या होती है,
अब आते हैं अरेनियस इक्वेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अरेनियस इक्वेशन जो है, तो वो होती है k इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पे a क्या है, p इंटू एफ, सॉरी एफ नहीं, p इंटू जेड। एफ तो हमने लिख दिया, a क्या हो गया, p इंटू जेड हो गया। a को हम क्या बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। बोले ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी हमने देखा k जो है वो पी जेड ई रेस्ट पावर माइनस ई अपॉन आर टी के बराबर होता है। पी जेड किसके बराबर हो गया, a के बराबर हो गया। बोलो। Yes, sir. Sir, हाँ बोलो। sir, A is the measure of the rate of collision, right? विच सॉरी, A is the measure of the rate of collisions, right? no, z is the collision factor. A is comprising of orientation factor and collision factor, collision frequency. See here, p is the orientation factor, z is the collision frequency. Okay, sir. अभी हम देखो यहाँ पे दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं लॉन ले रहा हूँ दोनों तरफ, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी आ जाएगा। लॉन लिया दोनों तरफ से, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने डी बाई डी टी दोनों तरफ क्या कर दिया, टेम्परेचर से डिफ्रेंशिएट कर दिया। भाई एल एन ए तो कांस्टेंट है, वो तो ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, मैंने ये आ गया मेरे पास फॉर्म। देखो डेरिवेशन आना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, डी टी अपॉन टी स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। मैंने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लिया। भाई रेट कांस्टेंट मैंने क्या बोला था, टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, ये हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि ये जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल एन के टू बाई के वन ई ए अपॉन आर वन बाई टी वन माइनस वन अपॉन टी टू। ये पुट करोगे तो आ जाएगा। बताओ समझ में आ रही है? ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बताओ किसी को कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया, देख रहे हो, एल एन से लॉग किया तो वो आ गया मेरे पास। यहाँ पे वो भी आ, ग्राफ भी आ गया। तो ग्राफ जो है वो इसके अकॉर्डिंग बनना है, एल एन के वर्सेज वन बाई टी। तो माइनस ई ए अपॉन आर इज द स्लोप एंड एल एन ए इज द इंटरसेप्ट। सब कुछ लिखा हुआ है ना उधर, कुछ भी मैंने तो बस ऐसे लिखने के लिए लिख दिया, बट सब कुछ लिखा हुआ है उससे। Sir, this is a graph between L and K and 1 by T, right? यस यस यस, But आपने बोला L and K is the intercept. एल एन ए इज द इंटरसेप्ट। अच्छा, L and A. एल एन ए इज द इंटरसेप्ट।
ठीक है। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को थोड़ा सा ध्यान से समझना। सो बेसिकली जब तुमको काइनेटिक एनर्जी दी जा रही है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, तो वो आपस में कोलाइड करते हैं विद सम काइनेटिक एनर्जी। बट ऐसा नहीं है कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी चली गई, काफ़ी सारी काइनेटिक एनर्जी बच जाती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी बच जाती है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। लेट्स से ए है और बी है, इसके पास 50 काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास 50 काइनेटिक एनर्जी है। कोलिजन के लिए मुझे 10-10 चाहिए, फटाफट कोलाइड हो गए। ए और बी जो है कोलाइड हो गए, 10 खर्च हो गए, बचा कितना 40। तो ये जो एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है, उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रही है, उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, उसको उतना वो पोटेंशियल दे रही है कि वो आपस में बॉन्ड बनाए, और बॉन्ड बनाने के बाद प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। इस तरीके से होता है, रफली समझाया मैंने, इस तरीके से पैटर्न होता है बेसिकली। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? ये जो है ना, ये मेरा ग्राफ जो है वो इस तरीके से जाता है, ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ऊपर ट्रांजिशन स्टेट होती है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है ये मैंने बताया हुआ है पहले भी। जैसे मान लो a प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू सी है, तो मेरा a और b जो है ना वो पास पास में आते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। जब भी वो पास पास में आते हैं तो रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, और फिर उसके बाद में ये नीचे आ जाता है इस तरीके से। ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सर ये एक बार रिपीट कर सकते हो, सुना नहीं। कौन सा वाला पार्ट? सर ये फर्स्ट ग्राफ। हाँ, तो इसमें क्या है, पहले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, बट दैट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट एंटायरली यूज्ड इन कोलिजन। सो लॉट ऑफ एनर्जी जो है वो बच जाती है, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी is get converted into potential energy, and that potential energy helps reactant molecules to get converted into products. तो एक बार वो ये तुम्हारा बैरियर है, ट्रांजिशन स्टेट एक बार बन गई, इस बैरियर पे जो है बस तुमको क्रॉस करना है नीचे, इस बैरियर तक पहुंचना है। इस बैरियर को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। तो मैं ये देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, तो मेरी बॉल जो है, जैसे मैं बॉल को ऊपर तक पहुंचा दिया मैंने, अब बॉल जो है वो या तो इस साइड जा सकती है या इस साइड जा सकती है, किसी भी तरफ जा सकती है। बट मैंने क्या कर दिया, मैंने थोड़ा सा इधर से पुश कर दिया, हल्का सा टच कर दिया, तो क्या हो जाएगा, बॉल नीचे आ जाएगी। अब उसे नीचे आने में कोई एनर्जी नहीं चाहिए, वो अपने आप नीचे आ जाएगी। तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो हम बोलते हैं या तो ए के बराबर होना चाहिए या ए से ज़्यादा होना चाहिए। बराबर हो गई, अगर ये यहाँ पे पहुँच गई तो हम मान लेते हैं कि वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गई, है ना। वो एक्सटर्नल पुश जो है, हल्का सा पुश, वो हम कंसिडर कर लेते हैं, वो हम अज्यूम कर लेते हैं। तो ये मेरा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, ये मेरा रिएक्शन का प्रोग्रेस इस तरह, मतलब कैसे मेरा रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है, और ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। ट्रांजिशन स्टेट को हम एक्टिवेटेड स्टेट भी बोलते हैं। पूरा समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई डाउट हो तो देखो पूछो। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है भाई, एक्सोथर्मिक में तो मेरा क्या होगा,
ये एनर्जी ज़्यादा होगा रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का एनर्जी कम होगा। तो यहाँ पे जैसे A प्लस बी है, यहाँ पे C है मेरा, तो ये वाला जो एनर्जी रहेगा ये क्या रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा। किसके लिए? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अगर हम मान लो बैकवर्ड लेके जा रहे हैं तो बैकवर्ड के लिए मेरा क्या होगा, ये मेरा रहेगा EAB बैकवर्ड। ये मेरा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। इनके बीच में एक डेल्टा H, मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी एंथैल्पी चेंज। तो मेरा डेल्टा H जो है वो क्या रहता है, हमेशा फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड रहता है। फॉरवर्ड जो है वो कम वैल्यू है, बैकवर्ड जो है वो ज़्यादा वैल्यू है। तो डेल्टा H मेरा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक। बोलो ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक्सोथर्मिक समझ में आया कि नहीं? यस सर। सिंपल सा है, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखना। तुम्हारे पेपर में 100% इस पे क्वेश्चन आएगा, जो आकाश के पेपर्स हैं। अब हम जाते हैं एंडोथर्मिक में। एंडोथर्मिक में क्या होगा, प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा होगा। ये मेरा क्या है, EAF है। ये मेरा क्या है, EAB है। ये मेरा क्या है, एंडोथर्मिक है। तो मेरा डेल्टा H क्या होगा, EAF माइनस EAB। हमेशा ध्यान रखना फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड होगा, ग्रेटर देन 0। अब ध्यान से देखो, तुम्हारा जो रिएक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास रहती है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास पहले से कुछ एनर्जी रहती है और फिर हम उसे एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो टोटल एनर्जी है, इस टोटल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, threshold energy is equal to energy that reactant molecules already have plus activation energy which is need to be supplied। तो बताओ एक्टिव थ्रेशोल्ड एनर्जी समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट है इसमें? ठीक है, नेक्स्ट है फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। अच्छा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो हैं उनके लिए किस तरीके से रहता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मोर देन 2 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, तो स्टेप 1 मेरा क्या है, A गेटिंग कन्वर्टेड इनटू B एंड स्टेप 2 क्या है, B गेटिंग कन्वर्टेड इनटू C। नाउ टेल मी इंटरमीडिएट क्या होगा? ई जोशी तुम बताओ। सर बी। B क्यों होगा?
कैंसिल आउट हो रहा है. ठीक है. So step 1 में when A is getting converted into B, then A star कुछ transition state 1 बनेगा. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये transition state 1 बनेगा. TS1 का मतलब क्या है? transition state 1 A star मेरा बन रहा है. जब भी कोई step होगी तो उसमें transition state बनेगा ही बनेगा. B से C जाते टाइम B star बनेगा, that is transition state 2. दो स्टेप हैं, दो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है. इसका मतलब क्या है? मेरे पास दो पीक आएंगी. मेरे पास क्या है? दो पीक आएंगी. ये वाली बात समझ में आई कि नहीं है? यस सर. ठीक. नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक. अच्छा, एक्सोथर्मिक जो है उसमें किस तरीके से होता है? ए जो मेरा जो इनिशियल स्टार्टिंग रिएक्टेंट है और ये फाइनल, इसका एनर्जी क्या है? कम है सी का, तभी तो एक्सोथर्मिक होगा. ठीक है. इसमें क्या बोल रहा हूँ कि ए स्टार मेरा पहला पीक आया, यहाँ पे देखो पहला मेरा पीक आया इस तरीके से, और फिर मेरा दूसरा पीक आया. दूसरे पीक का एनर्जी क्या है? ज्यादा है. तो बताओ आरडीएस स्टेप कौन सा होगा और क्यों होगा? देखो आरडीएस स्टेप सेकंड स्टेप लिखा हुआ है, बट क्यों होगा ये बताना तुम. स्लोएस्ट स्टेप होगा. नहीं, सभी को पता आरडीएस लोएस्ट स्टेप होता है, बट क्यों सेकंड स्टेप ही क्यों हुआ? बोलो बोलो. उसमें इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है. दोनों में इंटरमीडिएट किसी एक स्टेप में थोड़ी फॉर्म हो रहा है, दोनों में है ना इंटरमीडिएट. तो वो कोई रीजन थोड़ी हुआ. सर रेट क्या? रेट स्लोअर है. नहीं, वो तो आरडीएस का मतलब ही रेट स्लोअर है, बट सेकंड स्टेप ही क्यों हुआ? अरे एनर्जी ज्यादा है ना. एनर्जी ज्यादा होने का मतलब क्या है? वो आराम आराम से जा रही है, टाइम लगा रही है. एनर्जी ज्यादा है. देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, बात बताओ, बॉल को यहाँ से यहाँ चढ़ने में ज्यादा मेहनत लगेगी, यहाँ से यहाँ? ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ. जब इसका ग्राफ बड़ा है तो Yes, sir. इसका Great मतलब to क्या hear. है? वो आराम आराम से जा रही है ना. फास्ट होगा तो ऐसे बनेगा, स्लो होगा तो ऐसे बनेगा, और स्लो होगा तो ऐसे बनेगा. इसीलिए मेरा स्टेप 2 क्या हो गया? आरडीएस हो गया. अब देखो हमें पीक से पता करना पड़ेगा कि कौन सा तुम्हारा आरडीएस स्टेप है. अब ये भी क्या है? एक्सोथर्मिक है, बट इसमें इवन ज्यादा है, तो स्टेप 1 क्या हो गया? इसमें आरडीएस हो गया. देखो ध्यान से, एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर. हाँ हाँ बोलो. सर, क्वेश्चन में सेम पिक दिया होगा कभी? सेम पीक दिया होगा तो बराबर हो जाएगा यार, उसमें तो अपन कुछ जज ही नहीं कर पाएंगे. वैसा क्वेश्चन ही क्यों पूछेगा? समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? यस सर. नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या करता है? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बताओ. इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, हाउ विल इट अफेक्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स?
बोलो। increases. इंक्रीज बढ़ा देगी ना, बोलते क्यों नहीं यार तुम लोग। कितना इजी का क्वेश्चन पूछा है मैंने। टेम्परेचर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो देखो मैंने जो पहला ग्राफ है, पहला जो ग्राफ है, ये ग्राफ मैंने ऐसे बनाया कि मेरा ग्राफ ये वाला है, ठीक है। जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी देखो बढ़ गई है, बढ़ गई है। तो ग्राफ जो है वो शिफ्ट हो रहा है। ग्राफ क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। तो ग्राफ जो है वो शिफ्ट हो गया। T1 और T2 दो ग्राफ बनाए हैं मैंने। T2 जो है वो ज्यादा है तो मेरा ग्राफ शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है ना, ये मेरा बार है। कैसा बार है? ये वाला, कि भाई ये से ज्यादा मॉलिक्यूल्स ही प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। तो अभी मेरा ये जो एरिया है वो बढ़ जाता है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मेरा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है हैविंग काइनेटिक एनर्जी मोर देन ईए विल बी मोर। पहले 40 मॉलिक्यूल थे टेम्परेचर टी पे जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी ईए से, बट अभी 50 मॉलिक्यूल हो गए ऐसे जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई ईए से। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. So this is happening because we've increased the temperature, right? यस यस ऑफ कोर्स। Okay. बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो बताओ। No, sir. नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का इफेक्ट कैसे आता है? वो क्या कर देता है, वो ईए को कम कर देता है। वो एक्टिवेशन एनर्जी मान लो पहले 50 थी, अभी उसने क्या कर दिया 40 कर दिया उसको। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट अपने आप बढ़ जाएगा ना। देखो ना, एक्टिवेशन एनर्जी पहले ज्यादा थी, अभी कम हो गई है। कम हो गई है तो ज्यादा एरिया आ रहा है, ज्यादा एरिया आ रहा है इसका मतलब प्रोडक्ट मेरे पास ज्यादा बन रहा है। प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है? फास्ट हो रही है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? So product increase होता है ना? हाँ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बेसिकली प्रोडक्ट बढ़ जाता है। मतलब फॉरवर्ड में ज्यादा जाने लगती है ना, उसका मतलब वही होता है। फॉरवर्ड में ज्यादा जाने लगेगी तो प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। Okay, sir. बोलो इसमें किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट है टेम्परेचर कोफिशिएंट। Temperature coefficient of a chemical reaction is defined as the ratio of rate constant of a reaction at two temperature difference by 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक मान लो 40 है, एक मान लो 30 है। तो 40 पे जो K होगा, 30 पे जो K होगा, उनका रेशियो 2 से 3 के बीच में होगा। 2 से 3 के बीच में होता है। जनरली 2 होता है, जनरली 2 होता है। बहुत ही रेयर केस में 3 होता है। बोली ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस सर फॉर्म। 2 मतलब सिर्फ 2 एज एन पॉइंट कुछ नहीं, इंटीजर वैल्यू है। इंटीग्रल वैल्यू, यस। सर इसका रियल लाइफ में यूज कहाँ आता है? बेसिकली मान लो तुम कोई रिएक्शन कर रहे हो, है ना। अब तुमने क्या किया, 30 डिग्री पे वो रिएक्शन किया। अब तुम उसे 40 डिग्री पे कर दोगे तो 40 डिग्री पे रेट तुम क्या बोलोगे कि रेट जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। 30 डिग्री पे जितना था रेट उससे 2 टाइम्स हो जाना चाहिए। तुम
गेस कर सकते हो बेसिकली. एग्जैक्ट तो तुम्हें एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा, बट तुम गेस कर सकते हो कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री, इट शुड बी द रेट शुड बी इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स और 2 टाइम्स टू 3 टाइम्स, उसके बीच में रहेगा. ओके सर. ये क्वेश्चंस करो एनुअल लेवल 1.